आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। एग्जाम के डर को भगाने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस सॉल्वर्ड इतना हल कर लो कि डर आपसे घबरा जाए। मेरे कहने का मतलब एग्जाम करीब है, प्रैक्टिस अधिक करिए। हम लोग यहाँ से सॉल्वर्ड पेपर को हल करने जा रहे हैं। ये 2012 का सॉल्वर्ड पेपर है, पहला है। इसके बाद इसी क्रम में इन तीनों को भी हम सॉल्वर्ड आपको हल कराएंगे। देखिए, एग्जाम से पहले सॉल्वर्ड पेपर हल करने से फायदा क्या होता है कि 35 से 40% क्वेश्चन प्रश्न से उत्तर जो है ऑप्शन से प्रश्न से ऑप्शन मिलके बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि लेवल क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, यूपीपीएससी परीक्षा करा रही है। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से पूछे लेवल कुछ जो अभी आप देखे 2-3 पेपर घबरा गए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से सॉल्वर्ड पेपर को देखिए, अंत तक बने रहिएगा। हाँ, इस सॉल्वर्ड पेपर में एक कमी ये आएगी कि इसका कंटेंट 2012 का है, तो जो बिल्कुल करंट अफेयर है, कुछ और कंटेंट नहीं पूछे जाएंगे, उस हिसाब से मैंने अपडेट कर दिया है ताकि आपको ये क्लास में एग्जाम में काम आएगा। इसलिए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो है हम लोग जो है 2012 का जो है सॉल्वर्ड पेपर, इसके बाद इन तीनों का भी क्रम से हम सॉल्वर्ड पेपर देने आपको जा रहे हैं। आप सब तैयार रहिएगा। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल जो है हुए थे, वो कौन ऐसे भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे? याद रखिएगा, भारत के अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बंगाल के, पश्चिम बंगाल के गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, पश्चिम बंगाल के या बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, पूरे भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, पूरे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कैनिन, पूरे भारत के प्रथम वायसराय कैनिन, ये भी कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है। और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुए थे? सी राजगोपालचारी हुए थे। याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपका उत्तर होगा। आइए हम लोग सी राजगोपालचारी के विषय में और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके विषय में यहाँ चर्चा किया जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 50 के बीच में कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। आपके एग्जाम में आ सकता है। गांधी जी ने इन्हें अंतःकरण का रक्षक कहा था। एग्जाम में पूछ सकता है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किसे अंतःकरण का रक्षक कहा गया है? तो सी राजगोपालचारी या राजा जी को कहा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान, याद रखिएगा, इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर तट पर वेदारण्यम नामक यात्रा का सफल जो है नेतृत्व किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए इन्होंने 1944 में राजाजी फार्मूला या सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया था, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को पाने वाले यह पहले 3 व्यक्तियों में से सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ इनको दिया गया था। इनके तमिल ग्रंथ चक्रवर्ती तिरुमगन पूछा जा सकता है। रामायण का अनुवाद के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से इनको सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं? कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं? धन विधेयक का पुनर्स्थापना हो सकता है, आपातकाल का घोषणा अनुसमर्थन, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, और जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। इनमें से जो है कूट से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। क्या आंसर होगा इसमें से आप बताइए। तो इसमें से पहला आंसर और तीसरा आंसर याद रखिएगा, ये लोकसभा के पास जो है आंसर इसमें से क्या होगा? ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं हम लोग लोकसभा के विषय में और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे संसद का प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 जो है निर्धारित है। वर्तमान में 104 संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त होने से प्रभावी अधिकतम संख्या 550 है। ये पूछा गया था। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन
वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यों में सीटों का आवंटन इंपॉर्टेंट है, उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर लोकसभा का सीटों का आवंटन किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीट है और जो है जानते होंगे राज्यसभा का 31 सीट है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है यदि उसकी न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष या उससे अधिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसी में अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्यों का जो है 1/10 भाग जो है कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है चुनाव करती है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को इस पर केवल 14 दिनों की सिफारिश जो है शक्ति प्राप्त है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाने वाली संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष की जाती है कि करते हैं। लोकसभा के राज्यों के सीटों का आवंटन वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है जिसे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए यथावत रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तीसरे प्रश्न का मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा क्या आंसर होगा इसमें से आपको बताना है। तो अभी आपने देखा किसके प्रति, तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न की 2012 का है, पुराना हो चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसके अनुसार करता है। अब तो इसका जो है कोई मतलब नहीं है। एनडीसी की स्थापना बहुत होगा, एग्जाम में पूछ सकता है कब? 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और आंसर इसका सी होगा। और इसमें आइए देखा जाए 2026 के नए आंकड़े के अनुसार इसमें देखा जाए कि जो है नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री से वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी होंगे, वर्तमान अध्यक्ष भी वही होंगे। नीति आयोग का अध्ययन पदेन जो है प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष याद रखिएगा, वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद प्रंगड़िया थे। और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ वर्तमान में बदले गए हैं, निधि चिब्बर हैं। और जो है प्रथम सीईओ जो है सिंधु श्री जो है खुल्लर थे। ये आप याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। आयोग के स्थान पर जो है योजना आयोग के स्थान पर और एक गैर संवैधानिक और परामर्शदायी संस्था है। और योजना आयोग की स्थापना कब होता है? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। कभी कभी ये सब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, बताया जाए लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। क्या आंसर होगा इसमें से? तो बताया जाए इसमें से आंसर क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति की बात है तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद एंट्री नहीं करेंगे, ये लोग एंट्री इसमें से नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें से आंसर, दोनों आंसर इसमें से होगा, 1 और 2 होगा, यानी कि इसमें से 5वें का ए आंसर सही है। ये भी होगा, ये भी होगा, 1 और 2 यानी ए आंसर सही होगा। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा सॉरी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आइए हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को देखा जाए जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित लिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसे कोई अन्य लाभ पद धारण करने की अनुमति नहीं होती है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66(1) के तहत संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों, यहां लिखा हुआ निर्वाचित और मनोनीत दोनों को मिलाकर बने निर्वाचित मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, कई बार पूछा हुआ है, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन वर्तमान में 4 लाख और भत्ते मिलते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उस समय उनको राष्ट्रपति का जो है सैलरी मिलेगा, उपराष्ट्रपति का नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनुच्छेद 67(a) के तहत उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र का वर्णन है। इसी 67(a) के तहत पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने जो है त्याग पत्र दिया था, इसलिए यह पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। और कुछ उपराष्ट्रपति के नाम यहां दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद 7वें क्रम के मोहम्मद हामिद अंसारी जी के नाम याद रखिएगा। ये जो है राधाकृष्णन के बाद लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल तक लगभग 10 वर्ष तक ये रहे थे। डॉक्टर बीवी गिरी के विषय में क्या पूछ सकता है कि जो है ये जो है प्रथम, याद रखिएगा, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। इसलिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक कौन बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के विषय में पूछा जा सकता है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर रहे और निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। एम वेंकैया नायडू का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 8वें क्रम के हैं और भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ईयर इन ऑफिस पुस्तक लिखी थी। उसके बाद श्री जगदीश धनखड़ का नाम आपको मालूम होना चाहिए, पूछेगा। 67(a) के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने जुलाई 2025 से स्वास्थ्य कारणों से अपने जो है पद से त्यागपत्र दे दिया था। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने त्यागपत्र दिया था। 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। और वर्तमान सीपी राधाकृष्णन के विषय में आपको याद रखना है, 25 से वर्तमान तक है। भारत के वर्तमान और 15वें उपराष्ट्रपति जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला। इसके पूर्व यह महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। आइए इस पुस्तक विषय में चर्चा कर दें। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके द्वारा हमारे द्वारा ये कम्बो पैक जरूर लेना चाहिए। 1 वर्ष का करंट अफेयर, मेरे द्वारा महत्वपूर्ण कंटेंट को, बिखरे हुए तथ्यों को इस दोनों पुस्तक में समावेशित कर दिया गया है। कोई भी एग्जाम आप देंगे, दोनों में पुस्तक ये रामबाण की तरह काम करेगा। कंटेंट को ऐसे लगाया गया है कि दिमाग में आपके स्कैन हो जाए। सभी प्रश्नों के बाद बॉक्स में आप देख रहे होंगे, बॉक्स में जो है व्याख्यात्मक हल दिया गया है। ये व्याख्यात्मक हल नहीं, मेरा पढ़ाने का पूरा जो है अनुभव है। उसी तरह इस करंट अफेयर में भी थियरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन और कोष्टक में व्याख्यात्मक हल दिया गया है ताकि आपको याद होने में आसानी है। कम से कम इस पुस्तक को 2 से 3 बार पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जरूर जाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। दोनों पुस्तक को मात्र 399 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। स्टॉक सीमित है, जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं ले सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जीआई
यूपीएससी की, जीडीसी की या किसी भी एग्जाम की इसमें कॉमन पेपर दिया गया है और ये चैप्टर वाइज इसमें स्टार्टिंग में दिया गया। ये चैप्टर किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा काम आएगा। इस पुस्तक को लेने के लिए आपको इस नंबर पे जो है बुक लिखना होगा, आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से भी ले सकते हैं या हमारा एप्लीकेशन आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु से भी ले सकते हैं। ये मेरे द्वारा लिखा थियरी बुक है, बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसमें दी गई है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का सबसे असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के बाद इसमें भी 30 MCQ दिए गए हैं और ये तीसरा एडिशन है, गलती नहीं के चांस है, याद रखिएगा। इस पुस्तक को भी आपको पढ़ना चाहिए। कोई पुस्तक नहीं होता, किसी अध्यापक का अनुभव होता है, याद रखिएगा। और ये बैच जिनको लेना ले सकते हैं, जीएस टक्कर बैच 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये बैच को लेने के लिए यूट्यूब पे तो फायदे होंगे, टेस्ट लेने पे सभी फायदे आपको मिलेंगे। और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़िए, इस पे डेली जो है करंट अफेयर के 15 टेस्ट होते हैं और सभी वीडियो की लिंक इस जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति का आकलन करने का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। इसमें से छठवें का बी आंसर जो है सबसे सही आंसर उस समय के अनुसार, बी आंसर उस समय के अनुसार। लेकिन उर्जित पटेल समिति 2014 के बाद आरबीआई ने क्या किया, इसको न सही करके अब ये एग्जाम में पूछेगा तो इसको उस समय तो ये सही था, अब जो है ये सही हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक याद रखिएगा, इसके अनुसार जो है मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। मुद्रास्फीति के विषय में निश्चित ही एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ है। अब ये उस समय इससे होता था, 14 के बाद इससे होने लगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होने लगा। आइए देखा जाए, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड जो है थोक मूल्य सूचकांक था, परंतु अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति के मार्ग के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में मुद्रास्फीति का आकलन 2026 में, वर्ष 26 की शुरुआत से भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन, याद रखिए, का नया वर्ष इंपॉर्टेंट है 2024 लागू किया गया है। इसके पूर्व जो है 2012 लागू था, अब क्या हो गया है 2024 लागू हो गया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू हो गया है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सुमेलित करना है बिहार, सुमेलित क्या करना है, जनसंख्या घनत्व और ये राज्य। ये 7वां जो प्रश्न दिया था, तो ये शायद जो भी गवर्नमेंट का मैटर रहा होगा फंस गया होगा, इसलिए आंसर उसका डी दे रखा था। हमने अपने तरफ से एक प्रश्न रखा है, चूंकि यहाँ चुनाव हुए हैं तो आपकी परीक्षा में विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 294 सीटें। असम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 126 सीटें हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 234 सीटें हैं। केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 140 सीटें हैं। पुडुचेरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। अब इन राज्यों में चुनाव हुआ है, इन राज्यों के मुख्यमंत्री, इन राज्यों के राज्यपाल को आपका नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल नीनो के विषय में बहुत चर्चा है भाई कि 26 भारत में एल नीनो आ रहा है, बहुत गर्मी पड़ेगी, इसके विषय में भी देख लीजिएगा। और साल भर में चूंकि है चर्चा भी करते हैं। एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रभावित होती है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। वैसे पेरू देश जिसकी राजधानी क्या है, लामा, आप जानते होंगे। तो लामा कहां है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है नक्शा के अनुसार। इस हिसाब से क्या होगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, बी आंसर इसमें से सही होगा। अब आइए हम लोग एल नीनो धारा के विषय में देखा जाए, चूंकि 26 में भारत में आया है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने वाली है, उस हिसाब से एल नीनो क्या है। एल नीनो याद रखिएगा प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से जो है के पास प्रकट होती है, पेरू की राजधानी लामा। एल नीनो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, क्योंकि यह आमतौर पर दिसंबर में क्रिसमस के आसपास दिखाई देता है। एल नीनो जलधारा के कारण पेरू के तट के पास सामान्य ठंडा पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां उच्च वायुदाब कम हो जाता है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि इसके कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। एल नीनो के प्रभाव से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जिससे मौसम विज्ञानी दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं, याद रखिएगा, का मुख्य कारण बताते हैं और जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कारण हो सकता है। निम्न में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, नागालैंड में। तो उसी राज्य में जहां ईसाई धर्म की संख्या अधिक है, उसी राज्य में जहां 2011 में जनगणना हुआ तो बढ़ने की बजाय घट गया। कौन सा राज्य होगा इसमें? नागालैंड। याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि सबसे अधिक नागालैंड में होता है और सबसे अधिक कौन करता है? गारो खासी जनजाति करती है। ये कहाँ की जनजाति है? ये जो है मेघालय की जनजाति है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी आंसर इसमें से सही होगा। अब आइए हम लोग स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कुछ चर्चा करते हैं। स्थानांतरित कृषि या इसी को जो है आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, एक प्रकार का जिसमें जंगलों को साफ करके अस्थायी तौर पे जो है खेती की जाती है। जैसे वहां जो है जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह वहां के पेड़ों को काट के, झाड़ियों को काट के खेती करते हैं लोग 2-3 साल वहां की जनजाति, फिर वहां की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो फिर किसी और जगह पे चले जाते हैं। इसी को झूमिंग कृषि कहा जाता है, ऐसे समझिएगा। इसे सामान्य भाषा में कर्तन या दहन या बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वनस्पतियों को काटकर जलाकर भूमि तैयार की जाती है। 2 या 3 वर्षों तक निरंतर फसल उगाने के बाद जब मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है तो किसान उस भूखंड को छोड़कर किसी नए जंगल के टुकड़ों को साफ करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस पद्धति से वनों की कटाई तीव्र होती है, मृदा अपरदन बढ़ता है और पर्यावरण में जैव विविधता का भारी नुकसान होता है। यहाँ भारत में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न स्थानीय नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए दिया गया है। जैसे झूमिंग कृषि कहाँ कहते हैं? भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। वेबर या दहिया कृषि कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड व अन्य जनजाति क्षेत्रों में कहा जाता है। पोडू या पेंडा कहाँ कहते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे पोंडू पेंडा कहते हैं। पामा दावी या कुमान या बिंगरा कहाँ किसे कहते हैं? उड़ीसा राज्य के तटीय जनजाति जिलों में कहते हैं। कुमारी कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर केरल, कर्नाटक के सीमावर्ती भागों में कहा जाता है। कुरुआ झारखंड राज्य में कहा जाता है। वालरे और वाल्टरे जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अमरावती पर्वतीय क्षेत्रों में कहा जाता है। भारत में कौन सा राज्य मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह भी उस समय के अनुसार जो है क्या आंसर होगा देखिएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। यहां पूछ रहा है सर्वाधिक उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक भंडार, याद रखिएगा दोनों में है, यानी उत्पादन उस समय 12 में मध्य प्रदेश। अब देखेंगे तो क्या आंसर आएगा। वैश्विक भंडार में मैग्नीज जो है यह सबसे बड़ा भंडार जो है दक्षिण अफ्रीका के पास है। विश्व में अगर पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के पास है। मैग्नीज के वैश्विक उत्पादन में भारत दुनिया के 5 देशों में जो है 5वें स्थान पे शामिल है। दुनिया के शीर्ष देशों में 5 देशों में 5वें स्थान पे है। भारतीय राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा राज्य में है, लगभग 34%। उसके बाद कर्नाटक में है 24%। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है 12%। वर्तमान जो है राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में मैग्नीज का अधिकांश उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी मायन करती है। मैग्नीज और इंडियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क जो है क्या होता है? पायरोलूसाइट होता है। आइए लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे, कम से कम 2 जगह शेयर करिएगा। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर करेंगे। आगे भी ऐसे वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? इससे भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। चावल, कहवा, रबड़ और गेहूं। आंसर क्या होगा इसमें? चावल होगा। चावल इसका कम है, लेकिन अब इसका आंकड़ा बदल गया है। देखिएगा, भारत
चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। जब कोई आंकड़ा बदलता है, एग्जामिनर उसे परीक्षा हाल में जरूर भेंट कराएगा आपसे, याद रखिएगा, यानी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है और भारत 150.18 मिलियन टन और चीन जो है 145.28 मिलियन टन जो है चावल का उत्पादन कर रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक वर्तमान में बना हुआ है और वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा नियंत्रित करता है। नई रिपोर्ट के वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न क्या है? चावल है। शीर्ष उत्पादक राज्य 25-26 भारत सरकार का डेटा के अनुसार देखा जाए उत्पादन हिस्सेदारी के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं। चावल में पहले पश्चिम बंगाल था, अब क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश है। सब्जी उगाने में प्रथम स्थान भी पश्चिम बंगाल का था, अब किसका हो गया है? उत्तर प्रदेश का है। इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद पंजाब, फिर पश्चिम बंगाल का है। चावल मुख्यतः याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो है फसल है। नेक्स्ट देखते हैं डीएसआर तकनीकी जो भारत में अप्लाई गई है, जिसके तहत चावल का उत्पादन है, पूछा जा सकता है। डीएसआर तकनीकी क्या है भाई? इसे सीधी बिजाई कहते हैं। सीधी बिजाई किसे कहते हैं? इसमें ट्रैक्टर चालित मशीनों से जो है सीधे खेत में बीज को बोए जाते हैं, आप देखे भी होंगे। उसके बाद एसआरआई विधि क्या है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डीएसआर तकनीकी किससे संबंधित है? एसआरआई तकनीकी किससे संबंधित है? तो एसआरआई विधि क्या है? इसे श्री विधि भी कहते हैं। इसमें चावल के बीज जो है निश्चित दूरी पर रखी जाती है चावल के बीच में, और जिससे उत्पादन जो है बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल के 3 चक्र याद रखिएगा। पूछेगा भारत में किस राज्य में साल में 3 बार जो है चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। पूछेगा उत्तर प्रदेश में जो है कहां पे जो है बुध काला नमक को बुध का महाप्रसाद कहा जाता है? तो सिद्धार्थनगर जिला में। खैरा रोग पूछेगा मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण किसमें खैरा रोग होता है? तो धान में होता है, चावल खेत में। गोल्डन राइस में याद रखिएगा जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए या बीटा कैरोटीन पाया जाता है। पालिश किया हुआ, कई बार पूछा है, पालिश किया हुआ चावल लगातार सेवन करने से बेरी बेरी जो है रोग होने का खतरा रहता है। और चावल की खेती से बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। ये मैथ का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। ये भी मैथ का प्रश्न है, मैं देख लीजिएगा भाई, मैथ में नहीं पढ़ा था, यहां से आप देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा उपभोग की, ऊर्जा संचरण की, ऊर्जा मुक्ति की। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और इसकी आवश्यकता होती है, और खनिज लवण का आवश्यकता होती है, और जो है 35 से 37 डिग्री तापमान या सूर्य के प्रकाश का जो है अच्छे लिए आवश्यकता होता है। इसमें आंसर इसमें से बी होगा। इस चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जाइलम उत्तक क्या करता है? जल को ले जाता है, आप देखें। फुलेम क्या करता है? पत्तियों को ले आता है। और जो है क्लोरोफिल के जो है ग्रेना भाग में, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में क्या होता है? जो है प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। और स्ट्रोमा भाग में छायादार जो है छाया के जो छायादार पौधे होते हैं वहां स्ट्रोमा भाग में उनका प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो धूप वाले पौधे होते हैं उनके ग्रेना भाग में होता है। मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण होता है, कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दा में, यकृत में, फेफड़े में। बताइए भाई मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इस प्रश्न के आंसर के अनुसार देखेंगे तो आंसर क्या होगा? किडनी होगा। एक ही देना है तो इसी को लगा लीजिए। लेकिन मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण 2 जगह होता है। कैसे होता है आइए देखा जाए, इसको प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा रुधिर शुद्धिकरण के 2 मुख्य केंद्र होते हैं। पहला गैसीय शुद्धिकरण, ये कहां होता है? लंग्स में, फेफड़े में होता है। ठीक है, फेफड़े में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सिगरेट के धुएं या वाहनों से निकले धुओं को या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को आप लेते हैं सांस के द्वारा और वो फेफड़े में जाता है तो 250% गति से हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड
गैस पूरे शरीर में फैल जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इसे दमघोटू गैस कहा जाता है। जाड़े के दिनों में रूम को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कोयला जलाकर अंगीठी रखने पर व्यक्ति अगर सो जाए रूम में तो पता नहीं चलेगा, सुबह या तो हॉस्पिटल रहेगा या ऊपर रहेगा। कारण क्या? क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और धीरे धीरे उसका दम सोते सोते घोट लिया। अब दूसरा देखिएगा, रक्त के शुद्धिकरण में जो है, शुद्धिकरण कहाँ होता है? विक्रिया किडनी में होता है और किडनी रक्त में से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन को छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कई बार पूछा हुआ है। यूरिया का निर्माण यकृत या लीवर में ऑर्निथिक चक्र द्वारा होता है, जबकि इसे रक्त से अलग करने में किडनी का जो है किडनी करता है। जब किसी व्यक्ति के दोनों किडनी खराब या काम करना बंद कर दे तो रक्त को कृत्रिम रूप से छानने के लिए डायलिसिस जो है मशीन का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा है डायलिसिस का संबंध किससे है? अब तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि सबको मालूम चल गया है, किडनी का है। ठीक है, इसीलिए शरीर से पसीना होने देना चाहिए, बहुत लोड किडनी पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमेशा एसी में ही नहीं रहना चाहिए। शरीर से कहा जाता है कि कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन शरीर से पसीना हो, ऐसा जो है सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए, पूरा कपड़ा भीग जाए कम से कम पसीने से। विक्र की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट, कई बार पूछा है पथरी क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों से जमा होने के कारण होता है। मूत्र का हल्का, यूरिन का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के वर्णक के कारण होता है। मानव यूरिन की औसत पीएच 6.0 हल्का अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन ई। तो कौन सा? इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह धूप में जाना चाहिए, याद रखिएगा। यानी धूप में कौन सा मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा, जो क्या करेगा? मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाएगा। जब विक्र कार्य करना बंद कर दे, किडनी कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में वसा का संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, शरीर में शर्करा का संचय होता है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। जब किडनी जो है कार्य करना बंद कर देगा, जो है फिल्ट्रेशन करना बंद कर देगा, तो शरीर में क्या होगा? टॉक्सिन फैल जाएगा। याद रखिएगा, रक्त में जो है कह सकते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि डी आंसर इसमें से सही होगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा टॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? केसीन, लैक्टोग्लोबिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाय के दूध में केसीन, याद रखिएगा 21 का ए आंसर होगा। आइए थोड़ा सा दूध के विषय में देखा जाए। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन, याद रखिएगा, देश हो चुका है। भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष राज्यों का क्रम इस प्रकार है। दूध उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर पे बढ़कर लगभग 459 ग्राम प्रतिदिन के से अधिक हो गई है। ये डाटा पूछा जाता है वर्तमान में, 459 ग्राम प्रतिदिन से अधिक हो गई है। राज्यों में पंजाब प्रति व्यक्ति उपलब्ध शीर्ष पे है। भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा, शुरू किया गया था। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। उनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। जब दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्रिया करता है तो दूध को खट्टा होकर दही बना देता है, याद रखिएगा। और यहाँ घटक देखेंगे, शर्करा होता है, लैक्टोज, मुख्य प्रोटीन क्या होता है? कैसीन, पीला रंग किसके कारण? केराटिन के कारण। और वसा जो है ट्राइग्लिसराइड होता है दूध में। और कभी कभी पूछा जाता है पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को हानिकारक सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं से मुक्त करने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। इसकी दो मुख्य विधियां परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहला LT विधि, यानी दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए।
या दूसरा ST विधि, इसमें दूध को 71.7, ये पॉइंट पूछा जाता है टेम्परेचर, इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करना और फिर तेजी से ठंडा करना, याद रखिएगा। विटामिन सी के विषय में देख लीजिएगा, दूध में अगर पूछ दे दूध में नहीं पाया जाता है तो दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है, जो है दूध की शुद्धता के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यह यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। दूध के उत्पादों को वसा की मात्रा जानने के लिए उसमें जो है ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं पूछा हुआ है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह कहां है? करनाल में है, हरियाणा में है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नया सदस्य कौन है? 2012 सालवर्ड के अनुसार तो ये पुराना हो चुका है, दक्षिण सूडान गणराज्य इसका आंसर इसमें उन्होंने दे रखा है, लेकिन याद रखिएगा अब नहीं होगा। तो थोड़ा सा आइए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में पढ़ के आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 से कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम करना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। IMF के वर्तमान में 191 सदस्य देश शामिल हैं। हाल ही में जुड़ने वाले नए सदस्य देशों में एंडोरा और जो है लिechtenstein जो है शामिल है। वर्तमान में बुल्गारिया की क्रिस्टीना जॉर्जीवा IMF की प्रधान निदेशक है। वर्तमान में पियरे ऑलिवियर गेरिचांस, GDC के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। गीता गोपीनाथ वर्तमान में IMF की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हैं। हेनले थर्निंग स्विफ्ट प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। किस देश की? उस समय, चूंकि ये प्रश्न अब ये 12 का था तो अभी करंट वाला भी आपको बताएंगे, उस समय के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हेनले बनी कहां की? डेनमार्क की बनी थी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बस यहाँ याद रखिएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके, याद रखिएगा। सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की बनी थी। भारत की याद रखिएगा इंदिरा गांधी बनी थी। ब्रिटेन की प्रथम प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर बनी थी और पाकिस्तान की बेंजूर भुट्टो बनी थी। और वर्तमान में करंट अफेयर में देख लीजिएगा कि कौन से वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस देश की हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरीशाही को बेहिसाब जो है परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा? उस समय 12 में याद रखिएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। राजस्थान की बात थी तो ये सही किया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना पुरस्कार 11 किसे दिया गया था? देखिए ये भी पुराना है और कोशिश किए हैं हम यहाँ पे कि करंट वाला अपडेटेड कर दे ताकि आपको एग्जाम में काम आ जाए। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर देंगे। तो क्या आंसर होगा 25 का? देखिएगा आन सान सू की को, बिल क्लिंटन को, दलाई लामा को, शेख हसीना को, इसमें सी आंसर याद रखिएगा 25 का सी दलाई लामा आंसर इसमें से सही होगा। वर्तमान में अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार तो जो है गीता प्रेस को दिया गया, गोरखपुर, याद रखिएगा। चूंकि ये वर्ष 21 का है तो आगे चलता है, लेट में दिया जाता है। और इसके पहले किसे दिया गया था? बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, मरणोपरांत इनको दिया गया था। और गीता प्रेस को क्यों दिया गया था? मानवता के कल्याण के लिए अहिंसक और अनगादीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान हेतु दिया गया था। अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछे एग्जाम में, अगर पूछ दे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार पूछे तो 2025 में या जनवरी 2026 में दिया गया था। ग्रासा मार्शल को दिया गया था, मोजाम्बिक देश की थी। इसके पहले याद रखिएगा 24 में मिशेल बेस्ले को दिया गया था, चिली देश की थी, याद रखिएगा। 2023 में डेलियर बार्डेन को दिया गया था। इसके पीछे नीचे का याद करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप सबसे रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले हमारे टीम को, इससे भी अच्छा अगली वीडियो लेकर हम लोग आए। निम्न में से कौन जनवरी 2012 में भारत के शतरंज के 26वें ग्रैंड मास्टर बने थे? मुसुनरी ललित बाबू, रामाराम लक्ष्मण, रमेश और SP सत्य। देखिए उस समय 12 वाला चूंकि नहीं पूछेगा, 9 ही याद करिएगा, इसमें से अच्छा होगा ललित बाबू का उसमें नाम था। अब ये वाला चार्ट आप याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर के विषय में देख लीजिएगा।
प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद बने थे, तमिलनाडु के हैं। इन्होंने भारत के शतरंज आंदोलन की नींव रखी थी। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर का पूछेगा तो कोनेरू हम्पी पूछ चुका है। वर्तमान में कुल महिला ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो भारत में कुल 4 महिला ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने ओपन ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया। कौन कौन? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, आर वैशाली और दिव्या देशमुख, याद रखिएगा, ठीक है। शीर्ष उत्पादक राज्य में भारत में सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से 35 राज्य से हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 14, पश्चिम बंगाल से 11 स्थान। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि मार्च 26 तक ये अपडेट है। 94 ग्रैंड मास्टर का नाम मयंक चक्रवर्ती है। कभी कभी राज्य पूछता है कि किस राज्य से हैं, तो असम से हैं। उसके बाद जो है 93 कौन है? औरव डेंगला है, महाराष्ट्र के हैं। 92 कौन है? आर्यन वैष्णव है, दिल्ली से है। ये जनवरी 2026 तक, मार्च 2026 का डाटा है। एक डाटा और देख लीजिएगा, 91 कौन है? BS राहुल है, तमिलनाडु के हैं, 2025 तक का ये डेटा देख लीजिएगा, एक बार इसको भी दोहरा लीजिएगा। पूछता है निम्नलिखित में से किसका संबंध शतरंज खेल से है? इसी में से कभी कभी लिस्टों बना देता है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक्स, जोहानेस जो है वोल्काफ गेटे, विलियम जोन्स। तो सब लोग जानते हैं विलियम जोन्स इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 3 किताब आपको याद रखना है इस पुस्तक में, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम 3 ऐतिहासिक ग्रंथ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमारे अनुभव के अनुसार, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला भगवत गीता याद रखिएगा, आज 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने इसको जो है यूरोपीय भाषा में कन्वर्ट किया। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा, 1789 में सर विलियम जोन्स ने। उसके बाद मनुस्मृति को याद रखिएगा, 1794 में सर विलियम जोन्स ने। ये 2 विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने इसको पहले किया था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? पारंपरिक प्रश्न है। नरसिंहम वर्मन द्वितीय ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने, कुलोत्तुंग ने। तो आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम ने किया था। आंसर इसमें से बी होगा। 29वां निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और अबुल हसन। जीएस आप पढ़े होंगे, उससे छांट लीजिएगा इस चीज को, और अबुल हसन इसमें जहांगीरी चित्रकार होंगे। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का सही उत्तर देना है आपको। तो इसमें आप चाहे तो मिला सकते हैं, क्या मिलेगा इसमें से आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें से एम.ए. अंसारी याद रखिएगा, कहाँ के हैं ये मद्रास वाला जाएंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास नासिक हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा मिटा दीजिएगा इसको, ये कर लीजिएगा। उसके बाद सरोजनी नायडू, ये कहाँ की थी याद रखिएगा, कानपुर के अधिवेशन में 1925 में बनी थी। सुभाष चंद्र बोस आप जानते ही होंगे, हरिपुरा में 1938 में बने थे, 39 में बवाल हो गया था, वो कहानी जानते ही होंगे। तो ये आंसर आपका इसमें से सी आंसर होगा, इसमें का सी आंसर होगा। अब बताइए क्लास कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा। ये पुस्तक नहीं, किसी टीचर का अनुभव होता है, याद रखिएगा। और इसे जरूर मंगा के कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ाइएगा। और इसमें आप देखेंगे नए नए चीजों को भी पाइएगा, और बिखरे हुए कंटेंट को एक जगह मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया है। आपको पहले ही बताए थे, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। इसको लेने के लिए इस नंबर पे आप जो है बुक लिखेंगे तो आपको लिंक जो है भेज दी जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीएस, करंट अफेयर्स, सब में पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। क्लास के फीडबैक के इंतजार में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।